भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू होने के साथ संघीय व्यवस्था को भी अपनाया गया है। और जहां संघीय व्यवस्था वाले देश हैं वहां आप जानते हैं दोहरी न्यायपालिका, दोहरा संविधान का प्रावधान है। जबकि भारत में संघीय व्यवस्था जरूर अपनाया गया है, लेकिन भारत में दोहरी न्यायपालिका के बजाय एकहरी न्यायपालिका की व्यवस्था को अपनाया गया है। इसे हम आगे समझेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन 3 अंगों में विधायिका और कार्यपालिका के बिना शासन तो चलाया जा सकता है, लेकिन न्यायपालिका के अभाव में शासन नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि न्यायपालिका के अभाव में राज्य में अराजकता होगा और राज्य डाकुओं का झुंड बन जाएगा, डाकुओं का गिरोह बन जाएगा। ऐसा एक महत्वपूर्ण विचारक ने कहा भी है कि न्याय के बिना राज्य डाकुओं का झुंड या गिरोह बन जाएगा। यह कथन दोस्तों किसका है? संत ऑगस्टाइन का। संत ऑगस्टाइन ने कहा है कि न्याय के बिना राज्य डाकुओं का गिरोह है। इसलिए न्याय बहुत ज़रूरी है। अगर एक लोकतंत्र वाली सरकार आप चला रहे हैं, एक लोकप्रिय सरकार चला रहे हैं जिसमें संप्रभुता निवास करती है, और तो इस प्रकार की व्यवस्था में न्याय का होना बहुत ज़रूरी है। न्यायपालिका की बात आई है दोस्तों, तो न्याय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसे भी जानना जरूरी है। यहाँ सवाल आता है, न्याय लैटिन शब्द जस से बना है। न्याय लैटिन शब्द जस से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को देखें तो न्याय जस्टिसिया शब्द से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? समाज को जोड़ना। जो समाज को जोड़ने का कार्य करे उसे न्याय कहते हैं। जो समाज को तोड़ने का कार्य करता है उसे अन्याय कहा जा सकता है। तो दोस्तों, न्याय के बारे में हमने देखा, यह लैटिन शब्द जस से आया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जस्टिसिया का अर्थ होता है समाज को जोड़ना। और संघीय व्यवस्था वाले जो देश हैं उसमें दोहरी संविधान और दोहरी नागरिकता के साथ साथ दोहरी न्याय प्रणाली को देखा गया है। लेकिन भारत जो संघीय व्यवस्था को अपनाता है वहाँ पर दोहरी न्याय प्रणाली नहीं है। वहाँ पर कैसी न्याय व्यवस्था है? एकहरी न्याय व्यवस्था है। भारत में एकहरी न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। इसका आकार कैसा है? एकीकृत है और पिरामिड के आकार का जैसा है। जी हाँ, पिरामिड के आकार का जैसा है न्यायपालिका की व्यवस्था। आप पिरामिड को देख रहे हैं। न्याय व्यवस्था कैसी है? इसके शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है, मध्य में हाई कोर्ट है और सबसे बॉटम पे लोअर कोर्ट है। तो दोस्तों, इस तरह से न्याय व्यवस्था पिरामिडानुसार है। जैसे संघीय व्यवस्था अमेरिका में संघ के लिए अलग न्यायपालिका है और राज्य के लिए अलग न्यायपालिका है, वैसी व्यवस्था भारत में नहीं है दोस्तों। भारत में न्यायपालिका के सर्वोच्च पर सर्वोच्च न्यायालय है, मध्य में हाई कोर्ट है, निम्न स्तर पे अधीनस्थ न्यायालय है। अब देखते हैं दोस्तों, न्यायपालिका की व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से हमने न्यायपालिका की व्यवस्था को अपनाया है। जी हाँ, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, यहीं से हमने लगभग 75% संविधान को अपनाया है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि दोस्तों, जब ब्रिटिश शासन हमारे देश पर था तो ब्रिटिश शासन की एक गहरी छाप हम पे पड़ चुकी थी। हम उस व्यवस्था से अभ्यस्त थे, तो जितनी भी अच्छी बातें थे उसको हमने संविधान में अपना लिया 1935 के अधिनियम के तहत। अब न्यायपालिका के तहत हम आज जो अध्ययन करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे। इसका उल्लेख संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक में किया गया है।
अनुच्छेद 124 कहता है, अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें एक सीजेआई और अन्य न्यायाधीश होंगे, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य न्यायाधीश होंगे। यह निर्धारण कौन करेगा? यह निर्धारण संसद करेगी। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा। इसका निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे। जब मूल संविधान लागू हुआ उस समय दोस्तों कुल 7 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में की गई थी। मूल संविधान में कुल 8 न्यायाधीश थे, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अन्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो 34 न्यायाधीश हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य न्यायाधीशों को मिला के पूरे न्यायाधीशों की संख्या इस समय है। अब देखते हैं दोस्तों कि न्यायाधीशों को न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल न्यायाधीश होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और किसी हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट या अन्य हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, या किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहा हो, किसी एक हाई कोर्ट में या अन्य हाई कोर्ट में मिला के 10 साल तक वकालत किया हो, या राष्ट्रपति की नज़र में सम्मानित न्यायवादी हो, तो वो व्यक्ति क्या बन सकता है? न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है सुप्रीम कोर्ट में। अब योग्यता के बाद नियुक्ति और शपथ की बात आती है। तो दोस्तों नियुक्ति या शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय के चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, उनको नियुक्ति भी दिलाते हैं और शपथ भी दिलाते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति और शपथ के मामले में राष्ट्रपति महोदय राज्यों के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह लेते हैं, परामर्श लेते हैं, तब इनकी नियुक्ति होती है। और इसी तरह से दोस्तों बाद में शपथ भी दिलाते हैं राष्ट्रपति महोदय। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति परामर्श लेके इन्हें नियुक्ति करते हैं। अब दोस्तों वेतन की बात आती है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वह संसद द्वारा निर्धारित होता है। जी हाँ, संसद द्वारा निर्धारित होता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वर्तमान समय में इनका वेतन 2,80,000 रुपया प्रति माह है, जबकि अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख रुपया प्रति माह है। और दोस्तों यही 2.5 लाख रुपया प्रति माह वेतन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका भी वेतन 2.5 लाख रुपया है। और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2.25 लाख रुपया आप यहाँ जोड़ सकते हैं। हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.25 लाख रुपया वर्तमान समय में है। अब कार्यकाल की बात करें कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो न्यूनतम कार्यकाल की अगर बात की गई है तो 65 वर्ष तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। जब से नियुक्ति पाते हैं तब से लेके 65 वर्ष तक ये कार्य कर सकते हैं। और इसके पहले ये त्यागपत्र दे सकते हैं राष्ट्रपति को संबोधित करके। और संसद अगर
कदाचार का दोषी पाती है, इनके ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाती है, तब इन्हें संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, पद से जो हटने की प्रक्रिया है 3 तरह से है। या तो 65 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए, या त्यागपत्र दें राष्ट्रपति महोदय को, या संसद में इनके खिलाफ कोई महाभियोग जैसी प्रक्रिया अगर चल रही हो तब इन्हें राष्ट्रपति हटा सकते हैं। दोस्तों, महाभियोग की अगर बात करें तो अभी तक एकमात्र न्यायाधीश एम रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग लाया गया था, जो कि पारित नहीं हो सका। महाभियोग की प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसे पारित होना बहुत कठिन होता है, इसलिए अभी तक महाभियोग किसी भी न्यायाधीश पे पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। इनके हटाने की प्रक्रिया अगर देखें तो हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और महालेखा परीक्षक को एक ही रीत से हटाया जा सकता है। वो रीत कैसी होती है? जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो दोस्तों, टीजीटी में 2011 में पूछा जा चुका है कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस तरह से होती है। तो न्यायाधीश चाहे हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, या सीएजी हो, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, चारों को एक ही रीत से, एक ही तरीके से हटाया जाता है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 126 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 126 कहता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर अनुपस्थिति होती है या वो नहीं रहता है तो राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। जबकि अनुच्छेद 127 में उल्लेख है कि सुप्रीम कोर्ट में यह कोरम या गणपूर्ति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कोरम या गणपूर्ति नहीं है, न हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श से हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीश की कमी है या कोरम नहीं है तो जो सीजेआई होते हैं राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी अनुमति से हाई कोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं। और यह कार्य करते समय वही सुविधाएं, वही शक्तियां प्राप्त करेंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 128 उपबंध करता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी रिटायर्ड न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में कार्य करने के लिए कह सकता है। तो अगर कोई रिटायर्ड जज है, न्यायाधीश हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में कार्य करने के लिए कहा जा सकता है। और वो कौन कहेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसकी अनुमति लेंगे? राष्ट्रपति की अनुमति लेंगे। इसी तरह से अनुच्छेद 129 जो बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसमें कहा गया है उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय की तरह कार्य करेगा। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय की तरह कार्य करेगा, जिसके 2 अर्थ होते हैं। पहला यह कि उच्चतम न्यायालय का जो आदेश होता है वह एक लिखित नज़ीर की तरह कार्य करेगा, एक लिखित नज़ीर के रूप में कार्य करेगा। दूसरा उल्लेखनीय होता है कि इसकी अवहेलना करने पे निचली अदालतों को दंडित किया जाएगा। तो अभिलेख न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 129 में किया गया है और यह सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा गया है।
दोस्तों महाभियोग की अगर बात करें तो आर रामास्वामी नाम के एक न्यायाधीश थे जिन पे महाभियोग लगाया गया था, लेकिन यह पूरी तरह से पारित नहीं हो पाया था। तो इस तरह से आर्टिकल्स में आप सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलते चलते वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के मध्य शेयर कर दें और कमेंट्स करके बताएं आपको कैसा